वेलकम टू स्टडी 24 जयपुर। इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का जो पेपर है उसका पार्ट फर्स्ट में हमने 75 क्वेश्चंस को सोल्व किया था। अब पार्ट टू में हम अगले जो 75 क्वेश्चंस है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। यह आपका इकोनॉमिक्स सेकंड का जो पेपर है जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स फर्स्ट का है, सेकंड का जो 150 क्वेश्चन है उसको भी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला देखिए 76 क्वेश्चन हमारा है, निवेश कसौटी में छाया कीमतें वैसी कीमतें हैं जो, ठीक है, जो शेडो प्राइस की अगर हम बात करें, जो कॉस्ट एनालिसिस होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निवेश कसौटी के संदर्भ में, तो उसमें अगर हम बात करें तो छाया कीमतें क्या होती हैं कि जो प्रोजेक्ट इवोल्यूशन किया जाता है, परियोजना का जो मूल्यांकन किया जाता है, तो किसी भी परियोजना का मूल्यांकन करते समय प्रोजेक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी उसका जो अनुमान लगाया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, शेडो प्राइस कहते हैं। और ये बिल्कुल किसके समान है, वस्तुओं तथा उत्पादन साधनों की सही जो दुर्लभ कीमतें हैं उसके साथ में संबंधित हैं। अगला है, प्रतिष्ठित व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। क्लासिकल सिस्टम या क्लासिकल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो इसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम देखें, उत्पादन तथा रोजगार को मौद्रिक तत्व निर्धारित करते नहीं। ठीक है, पहला तो नहीं है। बी है कि अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन मैकेनिज्म काम करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में ऐसी शक्तियां होती है मांग और पूर्ति की जो अपने आप संतुलन स्थापित कर देती हैं। राज्य विकास के लिए निर्देश करता नहीं। ठीक है, राज्य की भूमिका नहीं होती है, सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। राज्य नियंत्रण के अभाव में बाजार द्वारा स्थिरीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि सरकार किसी प्रकार का अगर हस्तक्षेप नहीं करती है अर्थव्यवस्था में तो ऑप्टिमम लेवल जो है इकोनॉमी का, मार्केट का, उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो बी और डी यहाँ पे सही है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला है, हेरोडोमर मॉडल में पूर्ण क्षमता या समर्था समृद्धि दर को निम्न नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा सेकंड। ठीक है, जो अभिष्ट वृद्धि दर है उसको हम पूर्ण क्षमता समृद्धि दर भी कह सकते हैं। अगला है, PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडिसेस की अगर हम बात करें तो इसका कंपोनेंट, इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, संघटक हैं। तो इसमें शिशु मृत्यु दर को सम्मिलित किया गया है, 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा को सम्मिलित किया गया है, और 15 वर्ष की आयु पर मौलिक साक्षरता कितनी है उसको सम्मिलित किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला है, HDI मानव विकास सूचकांक के जो आविष्कारक हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की जो खोज की गई थी 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा। ठीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो इसका जो आविष्कारक है वो अमर्त्य सेन और मेघनाथ देसाई को माना जाता है। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ। अगला है, वृद्धि में निवेश के पक्ष में सामर्थ्य निर्माण अभिगम। ठीक है, ये जो है किसके द्वारा दिया गया है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो अवधारणा है वो किसके साथ में संबंधित है, डोमर के मॉडल के साथ में संबंधित है। नेक्स्ट है, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को संकट में डाले बगैर वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना क्या कहलाता है, धारणीय विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
तीसरा ऑप्शन। ठीक है, धारणीय विकास में हम क्या करते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से कर रहे हैं कि हमारी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा कर ले, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका प्रयोग कर सके, उनको भी हम ध्यान में रखें। ठीक है, ये आपका होता है धारणीय विकास, सतत विकास। अगला है संघर्ष जनित या अस्थायी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो जो संघर्ष जनित है, अस्थायी बेरोजगारी है, उसको हम टर्न ओवर बेरोजगारी कह सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित उपभोग परिकल्पनाएं जिस क्रम में अर्थशास्त्र के साहित्य में दिखाई पड़ती हैं उन्हें आरोही काल क्रमित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आ जाएगा निरपेक्ष आय परिकल्पना, जो प्रोफेसर किन्स के द्वारा दी गई थी, आई थी आपके 1936 में आई थी सबसे पहले ये। उसके बाद में सापेक्ष आय परिकल्पना डिजनबरी की, ये आपकी आई थी 1949 में। उसके बाद में आई थी जीवन चक्र परिकल्पना 1954 में, और उसके बाद आई थी सापेक्ष आय परिकल्पना। ठीक है, तो सबसे पहले निरपेक्ष आय परिकल्पना 1936 में, फिर उसके बाद में सापेक्ष आय परिकल्पना 1949 में डिजनबरी की, ये आपकी स्थायी आय परिकल्पना आई थी 57 में आई थी, और फ्रीडमैन की। ठीक है, और जीवन चक्र परिकल्पना एंडो मोदिग यानी कि 1954 में। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा डी, उसके बाद में आ जाएगा सी, और सबसे लास्ट में आ जाएगा बी, ए डी सी बी। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है आर्थिक विकास के विभिन्न सोपानों के सही क्रम का चयन कीजिए। ठीक है, रोस्ट्रो की जो आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं दी गई थी, तो उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाएगा पारंपरिक समाज। सबसे पहले आपका आना चाहिए ऑप्शन सेकंड ट्रेडिशनल सोसाइटी। उसके बाद में अगर हम देखें तो टेक ऑफ स्टेज आने चाहिए, फिर आना चाहिए आपका थर्ड ऑप्शन। उसके बाद में आना चाहिए आपकी परिपक्वता की ओर, ड्राइव टू मैच्योरिटी, फोर्थ, और सबसे लास्ट में आने चाहिए हाई मास कंजप्शन। ठीक है, उच्च जन सामान्य उपभोग काल, फर्स्ट। तो सही क्रम आपका हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है असंतुलित विकास मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। सबसे पहले जो प्रतिपादित किया गया था वो किया गया था हर्षमैन के द्वारा। ठीक है, और साथ में सिंगर, रोल प्रोबिश भी थे। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, असंतुलित विकास मॉडल हर्षमैन का जो है वो एक तरह से क्या बताता है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अल्प विकसित देश होते हैं उनके पास में उत्पादन के जो संसाधन होते हैं, पूंजी जो होती है वो सीमित मात्रा में पाई जाती हैं। इसलिए सबसे पहले जो कुशलता पूर्वक तरीके से चुने गए उद्योग होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उनमें पहले निवेश करना चाहिए, और उसके बाद में जो शेष बचे हुए क्षेत्र हैं उनमें बाद में निवेश करना चाहिए। तो यह असंतुलित विकास का मॉडल हर्षमैन के द्वारा दिया गया था सबसे पहले, और सिंगर और रोल प्रोबिश के साथ में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है किसके ग्रोथ मॉडल में उद्यमी का महत्व निर्णायक होता है। ठीक है, उद्यमी क्या करता है अर्थव्यवस्था में, नव परिवर्तनों को अपनाता है। ये बात की गई थी प्रोफेसर शुम्पीटर के द्वारा। ठीक है, तो ग्रोथ मॉडल में उद्यमी का जो महत्व है निर्णायक, वो किसके मॉडल में है, शुम्पीटर के मॉडल में। अगला है यह धारणा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा। ठीक है, जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जनसंख्या के सभी वर्ग, ठीक है, निर्धन लोगों तक भी उसका जो लाभ है वो मिलेगा। इस अवधारणा को कहा जाता है ट्रिकल डाउन प्रभाव। अगला है श्रम मूल्य सिद्धांत
लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसके द्वारा दी गई हैं? एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से क्लासिकल सिद्धांत द्वैधता, क्लासिकल डाइकोटोनॉमी जो है वो किसको कहा जाता है? तो मुद्रा का प्रभाव वास्तविक चरों जैसे रोजगार और उत्पादन पर नहीं बल्कि किस पे होता है? कीमत स्तर पर। ठीक है, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स उन्होंने क्या बताया कि मुद्रा जो होती है वो रोजगार और उत्पादन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगी। मुद्रा की मात्रा बढ़ने के साथ में क्या होगा? कीमत स्तर प्रभावित होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, सोलो ने अपना मॉडल किसके विकल्प के रूप में निर्मित किया? बिल्कुल सिंपल है, हेरोडोमर मॉडल का जो विकास था जिसमें चाकूधार की समस्या थी उसको सुधारने के लिए विकल्प के रूप में सोलो ने अपना जो मॉडल है वो दिया था। अगला है, लाइबेंस्टीन अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को कौन सा कारक मानते हैं? उन्होंने क्या माना कि जनसंख्या अगर बढ़ती है तो आय में एक तरह से क्या होगी? कमी आएगी। ठीक है, तो आय मंदक मानते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। अगला है, परियोजना मूल्यांकन के संदर्भ में निवल वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू जो होती हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, परियोजना मूल्यांकन के संदर्भ में निवल वर्तमान मूल्य मुख्यतः किसके ऊपर निर्भर करेगा? कि अर्थव्यवस्था में किसी समय में जो प्रचलित ब्याज की दर क्या है उसके ऊपर निर्भर करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। अगला है, लोरेंज वक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जितना ही लोरेंज वक्र समान वितरण रेखा से दूर होगा उतनी ही आय असमानता अधिक होगी। बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए लोरेंज वक्र हम जैसे बनाते हैं ये हमारी समान वितरण रेखा है। अब एक कर्व हमने ये बना दिया है लोरेंज वक्र जिसको हमने नाम दे दिया ये ए है, दूसरा हमने बना दिया है बी। तो बी जो है वो समान वितरण रेखा से दूर है, उसमें असमानता क्या होगी? अधिक। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। लोरेंज अनुपात की जो सीमाएं होती है -1 से +1 के बीच में, नहीं ये तो नहीं होता है। जितना ही लोरेंज वक्र समान वितरण रेखा के समीप होगा उतनी ही आय असमानता कम होगी। ठीक है, ए जो है वो समान वितरण रेखा के पास में है, इसका मतलब यहाँ पे आय वितरण में जो असमानता वो क्या है? कम। बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला और दूसरे कथन के जो अर्थ हैं वो सेम आ रहे हैं, मतलब हमारा पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला है, अल्प विकसित देशों के संदर्भ में नरकसे के गरीबी के दुष्चक्र के अनुसार निवेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीमित होता है? उन्होंने क्या बताया कि जो अल्प विकसित देश होते हैं उनमें बाजार का जो आकार होता है वो छोटा होता है। ठीक है, बाजार के आकार के साथ में संबंधित है। सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। अगला है, पूंजी श्रम अनुपात के स्थिर रहने पर, ठीक है, कैपिटल रेशियो जो है, कैपिटल लेबर रेशियो वो क्या है? कांस्टेंट। यदि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर में कमी आती है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS जो है उसमें अगर कमी आती है तो हिक्स तकनीकी प्रगति को क्या कहा जाएगा? इसको हम कहेंगे तटस्थ। ठीक है, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के क्लासिकल सिद्धांत में मजदूरी दर का निर्धारण किसके आधार पर होगा? श्रमिकों की मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जहां पे श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति बराबर होगी वहां पे मजदूरी दर का निर्धारण होगा। अगला है, हेरोडोमर मॉडल समीकरण G बराबर S/V में V जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो बढ़ता हुआ। ठीक है, इंक्रीमेंटल वृद्धिशील पूंजी निर्गत अनुपात को प्रदर्शित करता है। सेकंड ऑप्शन।
अगला है बिग पुश थ्योरी, ठीक है, जो महान धक्का सिद्धांत है, बड़ा धक्का सिद्धांत जिसको कहा जाता है, का मूल तर्काधार निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित है। ठीक है, ये क्या बताता है, एक तरह से कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं, बाह्य मितव्यताएं पाई जाती हैं, इसके ऊपर आधारित हैं। अगला है निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि कीन्स का अनैच्छिक व बेरोजगारी के साथ संतुलन का सिद्धांत सामान्य संतुलन मॉडल जिसमें मुद्रा भी शामिल है का विशेष मामला है। सामान्य संतुलन मॉडल की अगर बात आ जाएगी तो यह आपका लियोन्टिफ के साथ में संबंधित होगा। सिद्धांत सामान्य संतुलन मॉडल का जिसमें मुद्रा को भी सम्मिलित किया गया है, यह आपका पेटिनकिन होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। अगला देखिए, एडम स्मिथ ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया है। ठीक है, एडम स्मिथ मानते थे कि सरकार को किसी प्रकार का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अहस्तक्षेप नीति का समर्थन किया था, इनविजिबल हैंड को उन्होंने बताया था, स्वतंत्र व्यापार का उन्होंने समर्थन किया था, और अर्थव्यवस्था कैसी होती है, पूर्ण प्रतियोगी। चारों बातें बताई गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन। अगला है, यदि सोलो के समृद्धि मॉडल की मुख्य भविष्यवाणी वेद हैं, ठीक है, वैलिड अगर हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि देशों के बीच में जो प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी है उनका जो डिफरेंस होता है उसमें एक तरह से क्या आएगी, कमी आएगी, ऐसा सोलो का मानना था। अगला है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सामाजिक सीमांत उत्पादकता कसौटी की वकालत की है। ठीक है, सामाजिक सीमांत उत्पादकता कसौटी की वकालत किसके द्वारा की गई थी, चेनरी के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखो, नव क्लासिकल अर्थशास्त्री जो हैं वो रॉबर्ट लुकास हैं, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, रॉबर्ट लुकास को नवीन क्लासिकल अर्थशास्त्री कहा जाता है। हेवलर को संतुलित बजट के बहुआयामी प्रभाव के साथ में संबंधित हैं। स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन के द्वारा दी गई थी। रोमर जो है वो नव केन्सियन अर्थशास्त्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी का मापन किया जा सकता है। ठीक है, रियल पर कैपिटा जीडीपी की अगर हम बात करें तो इसको हम उत्पादकता के द्वारा माप सकते हैं, जीवन स्तर के द्वारा नहीं। प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी, ठीक है, जीवन निर्वाह के स्तर के द्वारा। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। अगला है, तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज जो है वो एक तरह से क्या होता है। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज जो होता है उसके आधार पर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी या कम होगी उसका निर्धारण होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला है, एक देश की मानवीय पूंजी में वृद्धि होती है। ठीक है, मानवीय पूंजी का जो संबंध होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के साथ में होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि इस देश के श्रमिकों को अधिक शिक्षित किया जाए या अगर वो अधिक स्वस्थ होंगे तो उस देश की जो मानवीय पूंजी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट है, यदि किसी देश को सुशिक्षित एवं अधिकतम कुशल व्यक्ति देश को छोड़ते हैं तो अल्पकाल में इस देश की प्रति व्यक्ति मानवीय पूंजी क्या होगी। देखिए, सुशिक्षित हैं, अधिक कुशल व्यक्ति हैं, वो देश को अगर छोड़ के जाते हैं तो उसके बाद में जो शिक्षित अगर बचे हुए हैं उनमें अगर हम जनसंख्या का भाग देंगे तो जो प्रति व्यक्ति मानवीय पूंजी है, ठीक है, उसमें एक तरह से क्या होगा, कमी आएगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में भौतिक पूंजी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, भौतिक पूंजी बढ़ेगी लेकिन मानवीय पूंजी में कमी आएगी। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला है,
निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिनमें व्यक्ति अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल स्वयं के आधिपत्य के संसाधनों पर करता है? ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रॉपर्टी राइट्स, जो संपदा अधिकार होता है। अगला है पूंजी संचयन। ठीक है, पूंजी संचयन की जो अवधारणा है वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के साथ में संबंधित है। और पूंजी संचयन एक तरह से क्या होता है, वर्तमान में समाज द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग का त्याग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताकि पूंजी संचयन को बढ़ावा मिले। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला है यदि किसी देश में बचत की दर में दीर्घकाल में वृद्धि होती है, ठीक है, बचत की दर में अगर वृद्धि होगी तो पूंजी श्रम का जो अनुपात है वो क्या होगा, अधिक होगा, और उत्पादकता भी क्या होगी, बढ़ेगी, दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है स्कूली शिक्षा से मिलने वाला प्रतिफल व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, स्कूली शिक्षा से जो रिटर्न मिल रहा है, आप सभी बच्चे जो स्कूल जाते हैं उसके बाद में उनमें जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एक तरह से उनकी, ठीक है, मानवीय पूंजी जो होती है वो एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन इससे पूरे समाज को उसका लाभ मिल रहा है। ये एक तरह से किसको दर्शाएगा, धनात्मक बाह्यता को दर्शाएगा। ठीक है, तो मानवीय संसाधन धनात्मक बाह्यता को बताता है। थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रदर्शन प्रभाव का जो संबंध है वो किसके साथ में संबंधित, बिल्कुल सिंपल सा है, ड्यूजनबरी के साथ में संबंधित है। ठीक है, ड्यूजनबरी ने क्या बताया था कि आय का स्तर बढ़ने के साथ में लोग अपना उपभोग बढ़ाते हैं, लेकिन आय का स्तर अगर कम भी हो जाए तब भी एक समय बाद में लोग अपना जो उपभोग प्राप्त कर लेते हैं, उपभोग का स्तर उसको बनाए रखेंगे। ठीक है, उसमें भविष्य में वो कमी नहीं करते हैं। ये एक तरह से प्रदर्शनकारी प्रभाव को दर्शाता है, जेम्स ड्यूजनबरी के साथ में संबंधित है। ठीक है, जो अपने पड़ोसियों को देख के क्या करते हैं, उपभोग का स्तर बढ़ाते हैं। आदान प्रदान तकनीक, इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो है वो किसके साथ में संबंधित हैं, लियोनटिफ के साथ में संबंधित हैं। नेक्स्ट, अल्प विकसित देश में पूंजी उत्पादन का मान अधिक हो तो इससे अच्छा माना जाएगा यदि, ठीक, कैपिटल आउटपुट रेशियो फेवरेबल है अल्प विकसित देशों में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर उस देश के पास में प्राकृतिक संसाधन बेकार पड़े हैं तो उनका अच्छे से प्रयोग कर पाएगा। ठीक है, इसमें भी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आर्थिक वृद्धि दर जो होती है वो मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर करती हैं, श्रम शक्ति की वृद्धि दर के ऊपर निर्भर करेगी, तकनीकी सुधार के ऊपर निर्भर करेगी, राष्ट्रीय आय के उस भाग पर जो बचाया गया है और उसे निवेश किया गया है, इन सभी के ऊपर आर्थिक वृद्धि निर्भर करेगी। तो करेक्ट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आर्थिक ऊपरी इकोनॉमिक ओवरहेड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये स्वच्छता संबंधी जो सुविधाएं होती हैं वो इकोनॉमिक ओवरहेड के अंतर्गत आएगी। अगला है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, पीक्यूएलआई के अंतर्गत 3 सूचक आते हैं जो निम्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया हुआ इस तरीके का। ठीक है, जिसमें हमने शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर को लिया था। ठीक है, तो ये 3 सूचक आते हैं पीक्यूएलआई के अंतर्गत। ठीक है, गोल्डन एज मॉडल साम्य जो है वो किसके साथ में संबंधित है। ठीक है, गोल्डन एज मॉडल जो है वो आपका श्रीमती जॉन रॉबिन्सन मॉडल के साथ में संबंधित है। अब देखिए कुल प्रजनन दर क्या होती है, TFR, कुल प्रजनन दर। ठीक है, फर्टिलिटी रेट की बात की गई है यहाँ पे। तो एक औसत महिला के द्वारा उसकी पुनरुत्पादन वर्षों के दौरान कुल कितने बच्चों ने जन्म लिया है, कुल बच्चों की संख्या, कुल जन्मे हुए बच्चों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो
करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा नजदीक मुद्रा, नियर मनी, निकट मुद्रा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, भारत सरकार के ट्रेजरी बिल, विनिमय बिल, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सब एक तरह से निकट मुद्रा के उदाहरण है। लेकिन जो रेनबेक्सी लेबोरेटरी है, प्राइवेट है, इसके द्वारा जो शेयर जारी किए जाएंगे वो निकट मुद्रा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। अगला है, केल्डोर का समृद्धि मॉडल निम्नलिखित मान्यताओं पे आधारित है। तो इसमें अगर हम देखें तो उत्पादन में सिर्फ मजदूरी और लाभ पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात तो सही है। और पूर्ण रोजगार से कम का स्तर होता है, ये भी बात सही है हमारी। ठीक है, बाकी ये स्थिरांक हैं, ये दोनों बातें गलत है। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होना चाहिए। एक मिनट, देखो पहला तो आपका सही है, फिर उसके बाद में निवेश उत्पादन अनुपात एक स्वतंत्र चर है, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका इसमें, और पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित था। तो काल्डर का जो मॉडल, इसमें पहला और सेकंड कथन आपका सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगला है, अभिकथन दे रखा है, किसी क्षेत्र में नव प्रवर्तन विरले ही संबंधित क्षेत्र में नव प्रवर्तनों को प्रोत्साहित करते हैं। गलत है ये तो। ठीक है, अगर एक क्षेत्र में नव परिवर्तन होगा तो वो नव परिवर्तनों को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, जबकि इसमें लिखा हुआ है कि बहुत कम प्रोत्साहित करेंगे, तो गलत लग रहा है। दूसरा है, एक बार नव परिवर्तन लाभकारी बन जाता है तो अन्य उद्यमी झुंडनुमा गुच्छों में उनके पीछे चलने लगते हैं। मतलब एक कोई उद्यमी, उसने नया कोई आविष्कार किया, नव परिवर्तन किया है जिससे उसको लाभ हो रहा है, तो दूसरे भी क्या करेंगे, उसको अपनाएंगे। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है ए सही नहीं है, आर सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है, अंतर्जात समृद्धि मॉडल की अवधारणा को अनुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले कार्य करते हुए सीखने की अवधारणा आई थी। उसके बाद में लर्निंग बाय वॉचिंग, देखकर सीखना, फिर निवेश द्वारा सीखना, और शोध द्वारा विचारों की उत्पत्ति, ये आपका लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। यदि लाभ या ब्याज की स्थिर दर पर पूंजी उत्पादन अनुपात भी स्थिर रहता है तो तकनीकी परिवर्तन तटस्थ हैं। ठीक है, लाभ व ब्याज की स्थिर दर पर पूंजी उत्पादन अनुपात भी स्थिर है तो तकनीकी परिवर्तन तटस्थ रहता है, न्यूट्रल रहता है। इस अवधारणा को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हेरोड के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतरजात समृद्धि मॉडल किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल की अगर हम बात करें तो ये आपका एरो, रोमर और लुकास के साथ में संबंधित होना चाहिए। ठीक है, एंडोजीनियस पूछा हुआ है तो ये होना चाहिए, आपका हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, तीसरा। अगला है, सम्मिलित तकनीकी परिवर्तन मॉडल किस उत्पादन फलन पर आधारित हैं? इम्बॉडीड टेक्निकल प्रोग्रेस मॉडल जो है, टेक्निकल चेंज मॉडल जो है, वो किसके ऊपर आधारित हैं? कोब डगलस उत्पादन फलन के ऊपर आधारित हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। विंकुचित मांग वक्र की अवधारणा किसके साथ में संबंधित है? स्वीजी के साथ में। फिर उसके बाद में अल्पाधिकार का जो विक्रय मॉडल है
वो किसके द्वारा दिया गया है? बोमोल के द्वारा। सामाजिक कल्याण मॉडल जो है वो बर्गसन का है, और अदृश्य हाथ का जो इनविजिबल हैंड की अवधारणा है वो एडम स्मिथ के साथ में संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, संक कोष्ठ जो होती हैं आर्थिक निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, डूबत लागतें जो होती हैं उसके आधार पर आर्थिक निर्णय नहीं लिया जाएगा, तो बिल्कुल सही है। ऐसे संसाधनों की अवसर लागत भी क्या होती हैं? शून्य होती हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं और व्याख्या भी क्या है? सही है, क्योंकि जिसकी अवसर लागत होती है वो ही आर्थिक निर्णय के लिए प्रयोग किए जाएंगे। उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र में शामिल हैं। ठीक है, जब हम रीज रेखाओं की बात करते हैं तो इन रेखाओं के अंदर का ये जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक रीजन कहते हैं, आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रीज रेखाओं के बीच का हिस्सा जो होता है, सेकंड ऑप्शन। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। डबल काल्डोर हिक्स जो टेस्ट हैं, दोहरा काल्डोर हिक्स परीक्षण है, वो किसके साथ में संबंधित हैं? सिटोवस्की के साथ में। ठीक है, सबसे पहले आपका आना चाहिए थर्ड। फिर क्षतिपूर्ति सिद्धांत किसका है? काल्डोर और हिक्स का है। सामाजिक कल्याण कार्य किसका है? बर्गसन का। और असंभावितता प्रमेय जो है, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम किसकी है? एरो की है। तो ये आपका सही क्रम आप देख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। कीमत निर्धारण स्वार्थ चलित नीति किस लिए बनाई जाती है? ताकि जो प्रतियोगी हैं उनको बाहर करने के लिए, ठीक है, कारोबार से बाहर करने के लिए। यदि पूर्ति फलन Q बराबर C प्लस dP के रूप में है और D का मान क्या है? 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 0। तो ये आपकी जो पूर्ति वो एक तरह से क्या है? स्थिर। और स्थिर पूर्ति अगर होगी तो उसको हम कहेंगे पूर्णतया बेलोजदार, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, यदि आप X वस्तु की मांग का विश्लेषण कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से क्या होगा यदि X वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर विवर्त हो जाए? X वस्तु की मांग है और ये मांग वक्र क्या हो गया? दाईं ओर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो X वस्तु का मांग वक्र जो है वो दाईं ओर कब शिफ्ट होगा? जब X वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की कीमत क्या हो जाए? बढ़ जाए, तब ऐसा होगा। ठीक है, जैसे X और Y दोनों क्या हैं? स्थानापन्न वस्तुएं हैं, मतलब x की जगह y का प्रयोग कर सकते हैं। तो y अगर महंगी हो जाएगी तब लोग क्या करेंगे? x का प्रयोग बढ़ा देंगे, तो इससे x का जो मांग वक्र है वो दाईं तरफ आ जाएगा। इसका मतलब स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि ये होना चाहिए आपका। अगला है, एक उपभोक्ता बाजार बास्केट में B की तुलना में बाजार बास्केट A को वरीयता देता है। ठीक है, A को वरीयता देता है B की तुलना में, तथा बाजार बास्केट C की तुलना में बाजार बास्केट B को वरीयता देता है। B को वरीयता देता है C की तुलना में, अतः C की तुलना में A को वरीयता दी जाएगी। इसलिए क्या होगा? A को वरीयता दी जाएगी C की तुलना में। इस आधार पर अगर हम देखें तो इसको एक तरह से क्या कहा जाता है? ट्रांजिविटी कहा जाता है, क्रमता की मान्यता कहा जाता है, जो आपका इंडिफरेंस कर्व मॉडल होता है, जो तटस्थता वक्र मॉडल होता है, उसके साथ में ये संबंधित है। कीमत उपभोग वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित से आय के संबंध में सही है। प्राइस कंजप्शन कर्व के बारे में है। तो जब हम कीमत उपभोग वक्र की बात करते हैं तो उसमें आय को क्या माना जाता है? स्थिर माना जाता है। कीमत में परिवर्तन का उपभोग पर प्रभाव देखा जाएगा। अगला है,
राष्ट्रव्यापी श्रम की उत्पादकता वृद्धि जैसे महत्व के विषय के लिए प्रासंगिक माप कौन सा होता है? एवरेज प्रोडक्शन देखा जाएगा कि श्रम का औसत उत्पादन कितना है। सीमाबद्ध स्तमीकरण की समस्या को हल करने के लिए गणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें कि जो उपभोक्ता है उसका उपयोगिता की स्तमीकरण कहाँ पे होगा, अधिकतमीकरण कहाँ पे होगा, जिसके लिए हम लैग्रेंज गुणक का प्रयोग करते हैं। अगला है, जब अधिक से अधिक फर्में फैक्स मशीन को आवाप्त कर लेती हैं तो फैक्स मशीन व्यावसायिक संचार का एक मानक साधन बन जाती है। व्यवसाय संचार के लिए फैक्स मशीन की मांग में वृद्धि होना, ठीक है, एक व्यक्ति अपना रहा है तो उसको देख के दूसरे व्यक्ति भी उसके अपनाते हैं, लाभ कमाते हैं। तो ये एक तरह से धनात्मक नेटवर्क बाह्यता को दर्शाएगा। किस बाजार संरचना में व्यूह रचना का विचार, ठीक है, स्ट्रेटेजी जो होती हैं वो सबसे ज्यादा ओलिगोपोली मार्केट के साथ में संबंधित है, जिसमें विभिन्न फर्में एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। इसलिए बैंडवैगन प्रभाव निम्नलिखित में से किसके अनुरूप सर्वोत्तम है? ठीक है, बैंडवैगन प्रभाव जो होता है वो धनात्मक नेटवर्क बाह्यता से संबंधित होता है। कीमत में कमी के कारण प्रतिस्थापन वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? कीमत में कमी के कारण प्रतिस्थापन प्रभाव के संदर्भ में क्या होगा? ठीक, कीमत अगर कम होगी तो क्या होगा? वस्तुओं की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, वस्तुओं का उपभोग क्या होगा? बढ़ेगा। अगला है, निम्नलिखित में से बाजार की विफलता का कारण नहीं है। ठीक है, बाजार विफल अपूर्ण सूचनाओं से होता है, एक्सटर्नलिटीज से भी होगा, पब्लिक गुड्स से भी होगा, सममित सूचनाओं से नहीं होता। किससे होता है? असममित सूचनाओं से होता है। अगला है, उपयोगिता संभावना फ्रंटियर पर एक बिंदु का निर्धारण हमें किस बारे में सूचना देता है? इस पर अगर कोई बिंदु है यहां पे, ठीक है, तो वो क्या बताएगा? ठीक है, वो दक्षता को बताएगा लेकिन समता के बारे में नहीं दर्शाएगा। थर्ड ऑप्शन। उपयोगिता संभावना वक्र का ऋणात्मक ढलान क्या संकेत करता है? ठीक है, इसका जो ढलान है वो ऋणात्मक ढलान होता है। ये क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, एक व्यक्ति की उपयोगिता में वृद्धि करनी है तो दूसरे व्यक्ति की उपयोगिता में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, इससे ढाल क्या होगा? ऋणात्मक। अगला है, यदि सभी व्यक्ति प्रतियोगी बाजार में व्यापार करते हैं तो सभी पारस्परिक लाभकारी व्यापार पूर्ण हो जाएगा तथा परिणाम स्वरूप संसाधनों के आवंटन का साम्य आर्थिक रूप से कुशल होगा, इफिशिएंट होगा। तो इस कथन को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको हम कहते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र का प्रथम प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला है, दो व्यक्तियों के बीच वस्तुओं के वितरण में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार इष्टतम की गारंटी क्यों देता है? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए कीमत क्या होती है? एक जैसी होती है। श्रम का उद्योग मांग वक्र, ठीक है, श्रम का मांग वक्र ऐसा होता है और उद्योग मांग वक्र क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत फर्म के जो श्रम मांग वक्रों का उदग्र योग होता है। इन सभी को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? उद्योग का मांग वक्र आ जाएगा, श्रम का मांग वक्र। तो इसमें आपका हो जाएगा, एक मिनट, व्यक्तिगत फर्म के श्रम मांग वक्रों का क्षितिज योग होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होना चाहिए, हॉरिजेंटल सम ऑफ इंडिविजुअल फर्म। मैक्सिमिन रणनीति क्या दर्शाती है?
ठीक है, न्यूनतम लाभ जो प्राप्त किया जा सकता है उसको अधिकतम करना। ठीक है, देखो मैक्स मीन आ रहा है, मतलब न्यूनतम लाभ जिसको अधिकतम किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही होना चाहिए। और फिर अंतिम प्रश्न देखिए, प्रधान फर्म मॉडल के अंतर्गत फ्रिज फर्में किसको कहा जाता है? ठीक है, प्रधान फर्म मॉडल के अंतर्गत फ्रीज फर्म में किसको कहा जाएगा? जैसे कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म होती है जो क्या करती है, प्राइस को स्वीकार करती है। ठीक है, कीमत स्वीकारक फर्म जो होती है, कीमत ग्रहिता फर्म। ठीक है, प्राइस टेकर जो होती हैं उनको हम एक तरह से कहेंगे फ्रीज फर्म। तो आज की क्लास में इतना ही। अब देखिए इसका जो इकोनॉमिक सेकंड का जो पेपर हुआ उसमें भी 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।